नमस्कार व्यूअर्स का स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लाइव हैं इस वक्त और कई दर्शक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो आज हम हेल्थ पर चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा। कईयों को जांच से पता चला होगा और कईयों की जांच शायद नहीं हुई होगी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, और कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है, कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्या होता है एलडीएल, क्या होता है एचडीएल। और जब हम एक अपनी ब्लड टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो उनमें कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो डॉक्टर देखते हैं। स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा का, जो कि दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं एकदम आसान शब्दों में अपने व्यूअर्स के लिए आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए भी डॉक्टर कहते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, उसको देखें कि क्या कैसा है उसका, और जाके लैब में टेस्ट करवाएं। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर क्या क्या चीजें देखता है, और ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये सफेद रंग का या पीले रंग का कुछ स्टिकी सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में चिप को बिल्कुल संकुचित करता जाता है। डॉक्टर एमसी मिश्रा। नहीं पूर्णिमा जी, ये देखिए, शरीर की जो हमारी संरचना है जी उसमें 70% पानी होता है शरीर में। जी ठीक है। और उसके जी बाद फिर हमारी मांसपेशियां होती हैं, जी हमारी हड्डियां हैं शरीर में। जी और जो त्वचा के नीचे एक पदार्थ होता है, अगर हम आसान उसमें देखें तो हमारी ये जो त्वचा है, इसको अगर जब जी हम किसी भी वजह से इसको काटते हैं तो उसके नीचे फैट मिलता है हमको, जी चर्बी जिसे बोलते हैं। और जिसको आप जी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्चुअली इसका नाम है, जो कोलेस्ट्रॉल हमको दिखता नहीं है, जिसकी आप चर्चा कर रही हैं आज। जी वाला फैट तो हमको दिख जाता है, जो जी भारत जी में कहते हैं ना कि जो हमारे पेट के आसपास जो फैट जमा हो जाता है, ट्रंकल ओबेसिटी जिसका नाम दिया गया है। जी पेट पेट और कमर जब चौड़े हो जाते हैं, मोटापा जब होता है, तो चर्बी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जी और उसका जो आकलन है वो एक उसका पैमाना है उसका, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मैस हम्म, इंडेक्स। जी तो वो बॉडी। जी बॉडी मैस इंडेक्स दर्शाता है कि कितना हम्म, परसेंट आपके शरीर में चर्बी है। और बॉडी मैस इंडेक्स का कैलकुलेशन का बड़ा आसान तरीका है कि आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर्स में पर मीटर स्क्वायर, जैसे मेरी मान लीजिए हाइट है 167 जी सेंटीमीटर, तो 1.67 मीटर हो गया। तो 1.67 मीटर इंटू 1.67 मीटर, मीटर स्क्वायर निकाल लेते हैं। मेरा जितना जी वजन है उसमें भाग दे देते हैं, तो उससे जो संख्या आती है वो बीएमआई कहलाता है, बॉडी मैस इंडेक्स। और बॉडी मैस इंडेक्स आमतौर से हम सबका 25 से नीचे होना चाहिए, 24 हो 23 हो। अगर 20 से नीचे है तो आप बहुत पतले दुबले हैं, आपको न्यूट्रिशन का इश्यू आएगा। लेकिन 20 और 25 के बीच में है तो ठीक है, तो इट शुड बी 25 से कम होनी चाहिए। 25 और 30 जी के बीच में जो बीएमआई होता है उसको हम ओवरवेट बोलते हैं। जी ओवरवेट, कि आपका वजन ज्यादा है। और जब 30 से ऊपर हो जाता है तो उसको हम ओबेसिटी की संज्ञान दे देते हैं। और जब 35 से ऊपर हो जाता है बीएमआई तो मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसकी आजकल ऑपरेशन भी होता है जिसके लिए। जी अच्छा, होता क्या है कि जैसे शरीर को जो पदार्थ चाहिए शरीर को चलाने के लिए, उसमें हमारे जो 3 मेन कंपोनेंट हम कहते हैं, प्रोटीन की मात्रा, फैट की मात्रा और जी कार्बोहाइड्रेट। ये 3 हम्म, तरह का खाना हम जब खाते हैं तो ये हमें मिलता है खाने में। और जैसे दालें हैं हमारी, वो प्रोटीन देती हैं जी हमको।
गेहूं अधिकतर जो हम खाते हैं, अगर चपाती गेहूं की, आजकल मिलेट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें उतने कैलोरीज नहीं होती हैं मिलेट में, जब बाजरा हो, ज्वार हो और जी दूसरे मोटे अनाज हो। मोटे अनाज शरीर के लिए लाभदायक इसीलिए होते हैं कि उनमें चर्बी नहीं है, उसमें प्रोटीन है और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, रिफाइंड जी शुगर के लिए भी इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई उसका जो मात्रा है वो कम जानी चाहिए शरीर में। तो ये अब अगर आप देखिए शरीर को, जो अगर हमको 1500 कैलोरीज रोज चाहिए, एक वयस्क शरीर को, स्वस्थ शरीर को 1500 से लेके 1800 कैलोरीज रोज चाहिए, तो उसमें सारी कैलोरीज न तो आप प्रोटीन के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन खानी पड़ेगी, क्योंकि जी प्रोटीन का 1 ग्राम आपको 4 कैलोरीज देता है। कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम आपको 4 कैलोरीज देता है। अगर आप 1 ग्राम शुगर चीनी खाएंगे तो आपको 4 कैलोरीज मिल जाती हैं, और वो रिफाइंड शुगर से खाएंगे तो इमीडिएट मिल जाती हैं। और बहुत बार ये कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में अंदर जाके हमारे लिवर द्वारा फैट में परिवर्तित हो जाता है। तो लिवर में जो आजकल आप देखते हैं, कमोवेश हर अल्ट्रासाउंड लिवर का जो करा के रोगी आते हैं आजकल हमारे पास किसी भी वजह से, जी सबके लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन रिपोर्ट होता है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक, जो जी हानिकारक है। तो वो आपको दिखेगा नहीं, वो तो अंदर है। तो हम्म चर्बी अंदर भी होती है, शरीर के बाहर भी होती है। इसी प्रकार जो हम्म, फैट है, फैट की भी हमें आवश्यकता है। जी एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वो फैट में ही मिलते हैं। और हम्म जो प्रोटीन और फैट जब हम खाते हैं, चर्बी किसी भी फॉर्म में, चाहे घी हो, चाहे ऑयल तेल हो, या लोग जो नॉनवेज जी लेते हैं, तो उसके पाचन के लिए भी हमको फैट की आवश्यकता होती है। जब शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए, जैसे बाइल बनता है शरीर में, पित्त जिसे बोलते हैं, जी जी तो वो उसमें बाइल और पैंक्रेटिक जूस मिलके फैट और प्रोटीन के को शरीर के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाते हैं उसमें मिलके। क्योंकि जो हम चीनी खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो वो तो डायरेक्ट इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। लेकिन प्रोटीन फैट जो भी हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से तभी एब्जॉर्ब होगा जब उसको हम तोड़ देंगे, उस रॉ फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आएंगे। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो चर्बी है शरीर में, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब आप देखिए कि 50% जो हमारी रोज की आवश्यकता है कैलोरीज की, उसमें से 50% लगभग कार्बोहाइड्रेट पूर्ण करता है, चाहे जिस फॉर्म में भी हम ले रहे हो। फल ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रिफाइंड शुगर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज्यादा अगर हम खाएंगे तो नुकसानदेह होता है। इसके अलावा हमको फैट की भी आवश्यकता है शरीर को, क्योंकि अब कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। तो इनका शरीर से जो एब्जॉर्प्शन है, वो जब तक फैट नहीं होगा वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसलिए इनको फिर इंजेक्शन के द्वारा देना पड़ता है, या जैसे वो जब हम बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, मछली का जी तेल, उसको लेते हैं, फिर उसमें ए होता है, विटामिन ई होता है। और शरीर के लिए, और जैसे आप इस जो जिस रिपोर्ट की आप चर्चा कर रही हैं, जिसमें ये कहा गया जी है कि हम्म जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बाल बाल, सफेद हो जाते हैं, बाल बाल झड़ने झड़ते लगते हैं। जॉन हॉपकिंस हैं, ये की कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, ये बहुत, स्टडी है। हाँ, बहुत आयत से होते हैं, लेकिन उसके लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक भी है, और ये जी फैट सॉल्युबल विटामिन भी आवश्यक है उसके लिए। तो जी कोलेस्ट्रॉल भी शरीर को चाहिए उपयुक्त मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए। संतुलित हमें एक व्यवस्था शरीर के लिए बनानी है, और वो जी संतुलित व्यवस्था, एक बहुत अच्छा एक दोहा है कबीर का, अति का भला न बरसना, अति की अति की भली न भली। थूक, जी अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक।
वो बिल्कुल। इसका सार यही है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड। जी, बहुत गुडनेस भी अच्छी नहीं होती, बहुत बुराई भी अच्छी नहीं होती। अब कई बार जी, हम लोगों को लगता है, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ एम्स में भी इस तरह के लोग, यार ये बहुत माइल्ड है, ये हमेशा गुडी गुडी बात करते हैं और ये साफ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, और ये हर एक को कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तारीफ भी एक मेजर्ड वे में, संतुलित वे में करनी चाहिए किसी की। बुराई तो खैर करनी नहीं चाहिए जहां तक हो सके। तो ये जो है सारी जो समस्या है वो एक्सेस, बहुतायत की है। अगर बहुतायत में हम फैट ज्यादा लेंगे, मोटे हो जाएंगे, तो आप समझ सकती हैं, आपने देखा भी है, किसी दिन अगर चाहेंगी तो हम मोटापे पे भी चर्चा कर लेंगे। मोटापा जब होता है, फैट की जब मात्रा बढ़ती है शरीर में, तो वो शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करती है, ब्रेन से लेके और हमारे लिवर, जी, किडनी और शरीर में इधर जम जाती है। फिर आपके लोग जिनको मोटे होते हैं उनकी शेप आप समझ सकती हैं, फिर वो जी, सोसाइटी में जाना बंद कर देते हैं, पार्टीज में, घर में रहते हैं और खाने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं। अच्छा, फिर जी, स्लीप एपनिया होता है, सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मोटापा जो है हमारे जीवन से लगभग 12 वर्ष कम कर देता है। जो मोटे लोग हैं उनकी, जो मॉर्बिड ओबेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें डायबिटीज जल्दी होने की संभावना हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाएगी, हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो एक रिसर्च आई है जो उन्होंने चूहों पे करी है, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप में चूहों को बांटा। एक ग्रुप को सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का जो भोजन है दिया, दूसरों को थोड़ा सा ज्यादा दिया, और ये देखा कि जिन रैट्स में अधिक कोलेस्ट्रॉल दिया गया उनके बाल जल्दी सफेद हुए और झड़े। तो ये संभव हो सकता है ये, लेकिन बालों के स्वास्थ्य के लिए चर्बी भी जरूरी है, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है हमारे शरीर में कहीं पे भी। जी, के लिए हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, एंजाइम्स चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल से आते हैं। उसके लिए हमें शुगर भी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हर सेल जी, के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, हर शरीर के हर सेल के अंदर, जो आवश्यक है। तो उसका जो नुकसान वाला असर है, हार्मफुल इफेक्ट है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। हालांकि इस रिसर्च को मैं इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट अभी नहीं मानता कि इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये चूहों में तो जी, दिखा दिया इन्होंने, मनुष्यों में भी दिखाना पड़ेगा। और बहुत बार बहुत सारे शरीर में जो हमारे बुराइयां आती हैं, वो आवश्यक नहीं है कि वो किसी खाने की वस्तु से हो, वो हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। हार्ट डिजीज जी, के लिए भी होता है, डायबिटीज के लिए भी होता है, बाल झड़ने के जी, लिए भी होता है। आप देखिए, किसी के पेरेंट्स के बाल बहुत अच्छे थे तो बच्चों के भी बाल अच्छे रहते हैं, उनके जी, किसी के बाल बहुत दिन तक काले रहे तो उनके बाल भी बहुत दिन तक काले रहते हैं। और अगर उसका उल्टा हुआ तो वो होता भी है। अब कुछ लोगों को किसी विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, जिसमें फिर लोग सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, ये जो बालों को स्थिर करते हैं। और ये विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो इसके लिए जी, चर्बी जरूरी है। लेकिन एक्सेस, बहुतायत जो है चर्बी की, वो नुकसानदेह है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट पे भी फैट जमा हो सकता है, पैंक्रियास पे जी, भी होता है, किडनी पे भी हो सकता है, लिवर, लिवर के अंदर हो जाता है जाके जमा, तो वो घातक होता है। फिर आगे चल के उसमें लिवर की बीमारियां और लिवर की सिरोसिस होने की संभावना रहती है। वो जो, जैसे इसमें रिपोर्ट में भी कहा है कि साइकेट्राइजेशन मींस, उसमें जो फैट की वजह से वहां पे सीमेंट बन जाता जी, है, टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल जब धमनियों में जाता है, आर्टरीज में, तो हुँ, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आप शुरू में आपने कहा था कि जब धमनियों में जाता है तो वहां जमा हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स कहते हैं, जी, एथरोमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स, हुँ, जो अंदर जो वेसल वॉल है उसमें जमा हो हुँ, जाते हैं और उसको, धमनी को नैरो कर देते हैं। और यही
जब हार्ट अटैक होता है तो जो अगर हमारे हार्ट की धमनियों में अगर ऐसा होता है तो वो नैरोनेस कई बार सडनली बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की बहुतायत अच्छी नहीं है, जी। कार्बोहाइड्रेट की बहुतायत भी अच्छी नहीं है और जी। प्रोटीन की बहुतायत भी अच्छी नहीं है। हालांकि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, मांसपेशियों में जमा होती है प्रोटीन, लेकिन अगर कई बार मैंने देखा, एक हमारे मित्र हैं जी। आगरा में, डॉक्टर हैं, वो हुँ। सर्जन है, और जी। उनको वेट कम करने के लिए प्रोटीन डाइट पे डाला, उन्होंने प्रोटीन डाइट शुरू कर जी। दी, उनका हुँ। किडनी फंक्शन एकदम से बिगड़ गया, ओह! यूरिन में प्रोटीन आने लगा। तो मैं हुँ। मेरा कहना ये है कि जब भी हम कोई काम करें, चाहे जी। खाने में या जीवन शैली में, तो वो संतुलन में करेंगे तो हुँ। हर चीज ठीक रहेगी। जब भी हम कोई भी चीज की बहुतायत करेंगे तो वो नुकसान करेगी। फिर उनको जी। वो प्रोटीन डाइट से विड्रॉ हुए, फिर उनका इलाज हुआ तो उनका किडनी फंक्शन वापस आ गया, लेकिन हुँ। एकदम से डर लग गया कि भाई यार किडनी बैठ गई हमारी इतना प्रोटीन खाने में। तो जी। ये समझना सबको आवश्यक है। फिर जैसे आप कह रही थी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जी। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर के सेल्स को, हेल्दी सेल्स को आवश्यकता भी है, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना हमारे हार्ट डिजीज की संभावना को बढ़ा देता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। और अगर आप देखें तो जहां पे भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी उसी प्रकार के लक्षण आएंगे, चाहे वो हार्ट पे असर होगा, वो जी। लंग्स पे असर होगा, वो लिवर में असर होगा उसका, और इस तरह से ये होता है। अब जैसे आपने कहा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अब ये जी। लाइपोप्रोटीन है, ये तो उसमें मेजर होएगा आपके ब्लड में, तो ये दिखेगा नहीं। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कहते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो जी। ये, इसका जो है कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बॉडी में सब जगह जाते हैं, और जब ये बिल्डअप हो जाते हैं हमारे धमनियों की दीवार में तो ये आर्टरीज को नैरो कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कहलाते हैं एचडीएल, उनकी जी। वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे अगर ज्यादा भी होगा तो वो लिवर में वापस चला जाता है और वहां से मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम सॉरी, जी। कोलेस्ट्रॉल को देखें तो देखिए एलडीएल कितना है और हाई डेंसिटी कितना है। हाई डेंसिटी अच्छा जी। कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, लो डेंसिटी खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अच्छा, जी। अब ये अनहेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल है शरीर में, जो बाल का तो इस स्टडी में जिक्र है कि बाल झड़ने का या सफेद होने का, लेकिन इसमें किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा डायबिटीज होने में ये मदद करता है बैड मतलब कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो किडनी डिज़ीज़ भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, किडनी में भी जमा होगा, जाके हर जगह जमा हो जाता है, इंटेस्टीन में भी जमा हो जाएगा, वो ब्रेन में भी जाके असर करता है, जो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो होता है। और फिर कैंसर का भी अनुपात बढ़ जाता है, हाई, जैसे मैंने कहा रक्तचाप बढ़ जाता है, और आपको शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, और उससे आपको तरह तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना, फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक हो जाती है, और आपके अंगों पे बुरा असर पड़ता है इसका। अच्छा, इसमें क्या क्या स्किन रिस्क डिजीज भी फैक्टर है? हो सकते हैं इसकी वजह से? 1 मिनट में सर आपको आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि मन में सवाल क्या आया कि क्या जिस तरह क्या आप हो बता रहे हैं सकते कि हैं? वाइटल ऑर्गन्स पर इसका असर आप बता रहे हैं होता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल, लेवल आपका शरीर में बढ़ेगा, आप बता रहे हैं ब्रेन में जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स में जाएगा, किडनी में जाएगा, लिवर, हर हर वाइटल ऑर्गन में जा रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल। अ, बिल्कुल, और फिर क्या वो स्किन इम्यूनिटी कम करेगा और फिर क्या वो स्किन बिल्कुल, डिजीज भी पैदा करेगा? बिल्कुल, एक्ने कॉमन है स्किन में, और दूसरी स्किन की जो रोग हैं उनको भी वो बढ़ाएगा। तो और फिर तो इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है कि वो ना हो, और इसको बचाने के बड़े सरल उपाय हैं। कोई ऐसा जी। नहीं है कि इसमें, एक तो चीनी, रिफाइंड शुगर ज़्यादा न खाएं, और बचपन से ही आदत डाल दें बच्चों की, जो जिनके घर में बच्चे, अब जैसे मेरे 2 बेटे हैं, उनके जी। बच्चे हुए अभी, अब वो मीठा देते ही नहीं है बच्चों को, जो भी नेचुरल वे में अच्छा। मीठा जा रहा है उनको वो मिल रहा है,
बाकी वो मीठा नहीं देते, सप्लीमेंट नहीं करते। हमने भी बचपन में जब बच्चों को दूध पिलाया, अपने बच्चों को, तो हमने दूध में हम शुगर नहीं मिलाते थे। हमने बचपन में शुगर वाला दूध पिया, लेकिन हमने जब तक हम लोग हुए तो कभी शुगर नुकसान करती है, तो शुगर वाला दूध नहीं देना है बच्चों को। अच्छा, इसके अलावा डाइट का रिफाइंड हमें शुगर, सर एक मिनट, रिफाइंड शुगर क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? बिल्कुल बढ़ाती है। ये रिफाइंड शुगर सारी लिवर में जाएगी और लिवर में ये कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाएगी, शरीर में जाके हर जगह ये फैट में परिवर्तित हो जाएगी। जितनी एक्सेस कैलोरी जा रही है हमारे शरीर में, तो वो डायबिटीज की रिस्क बढ़ा देंगे, वो लिवर डिजीज पैदा कर देंगे। और इस मैं सिर्फ एक जल्दी से लिवर बता डिजीज, दूं, डायबिटीज। हाँ, मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता दूं कि इसको कॉम्बैट करने का, इससे लड़ने का क्या तरीका है कि बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में अधिक मात्रा में न जमा हो पाए। इससे बड़ा सरल उपाय है उसका, अगर लोग उसको समझ पाए। तो सबसे जी पहले तो अपने खाने पीने पे, आहार पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड ऑयल जो भी आते हैं, ट्रांस फैट्स, इनका जो उपयोग है घर में वो कम कर दें। वो इससे अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। जैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करिए, सरसों का तेल यूज करिए, वो अच्छा होता है। कई बार देसी घी भी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ये तरह तरह के जो ऑयल आते हैं, इनमें जरा ट्रांस फैट जिनमें ज्यादा होता है, वो देखिए सैचुरेटेड वाले हैं, वो नहीं इस्तेमाल करने हैं। यानी तो कि ये रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरे, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे जी घरों में घर का बना दाल रोटी सब्जी खाने को तैयार नहीं है। उनको रोज जोमेटो से चाहिए सामान, उनको रोज किसी और वो डिलीवरी करा लेंगे, कभी पिज्जा ये हो जो रहा है, कभी चीज वो, आती है और ये जो हाँ, मेयोनीज तो आती है। चीज में भी, चीज में कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है सारा, चीज तो कोलेस्ट्रॉल ही है सारा। अच्छा, हम्म फिर ओबेसिटी, जैसे मैंने हम्म, बॉडी अपना अपना सब लोग बॉडी मैस इंडेक्स जरूर कैलकुलेट कर लें। तो जी अगर वो 30 से ऊपर है तो ये चिंता का विषय है। और मैं फिर से बता देता हूं कि बॉडी मैस इंडेक्स को कैलकुलेट, चाहे तो आप उसका एक दिखा भी दीजिएगा, आप लगा दीजिएगा इसमें, कि हमारा जो हाइट है, मान लीजिए मेरी हाइट जी है जी 167 सेंटीमीटर, तो मैं जी 1.67 मीटर हो गई। जी तो 1.67 मीटर इंटू 1.67 मीटर, उसका जो आया योग गुणा करके, उससे मेरा वेट को डिवाइड कर दीजिए। मेरा वेट मान लीजिए 72 किलो है, तो जी। उसको डिवाइड कर देंगे तो बीएमआई मिल जाएगा अपना। तो आपको हम्म अंदाज लग जाएगा कि आपके अंदर फैट की मात्रा कम है कि ज्यादा है। अगर ये 25 से ऊपर है जी तो फैट की मात्रा ज्यादा है शरीर में। तो आप उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं। जी एक्सरसाइज बिल्कुल हेल्प करती है बॉडी को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाने में, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे जी कहते हैं। जी लैक जी ऑफ एक्सरसाइज जो है ये करेगी। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और हार्ट डिजीज की जी संभावना बढ़ाता है। अल्कोहल बहुत ज्यादा कैलोरीज दे देता है, तो शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है। फिर यंग चिल्ड्रन अगर अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, उनके शरीर में है, तो फिर वो यंग एज में, जो आजकल बात होती है ना कई बार कि साहब यंग एज में नाचते नाचते गिर गया लड़का, या 35 साल पे 40 साल पे हार्ट अटैक हो रहा है, उसका बड़ा कारण हमारे बचपन से जो हमारा खाने पीने का जो सिस्टम चला वो है इसमें। इसीलिए यंग एज पे हम लोगों के यहाँ ये समस्या पैदा होती है कि फिर अगर हार्ट अटैक हुआ, चेस्ट पेन होगा या स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे गर्दन से जो ब्रेन में हमारे वो जा रही है, ब्रेन को ब्लड ले जा रही है, ये नैरो हो जाती है कैरोटिड वेसल्स, तो जी। इससे स्ट्रोक हो जाता है फिर। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका मैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं ये कहता हूँ लोगों को कि आप एक तो ताजे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाइए जी अपने घर में, 4-5 कितना सर्विंग। परसेंटेज होना चाहिए, जैसे एक उम्र के बाद, मान लीजिए 35-40 के बाद, डाइट में कितना परसेंटेज होना चाहिए पैंतीस सलाद, चालीस फ्रूट्स, बच्चों से शुरू करो ना, घर में बच्चों को फल खिलाओ। जी बच्चे फल नहीं खाना चाहते हैं, तब से जी आदत डालो बच्चों की।
जी, 35-40 तक तो देर हो जाती है। जो अगर 35-40 तक आपने छोड़ दिया, अनहेल्दी फूड लेते रहे, तो जी, शरीर वैसे ही आपका हो गया, उसको वो एक मोड में आ गया वो। फिर उसको जैसे वजन के साथ है पूर्णिमा जी, 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 एक बार आपका वजन बढ़ गया, उसको कम करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और लोग नहीं कम कर हुँ, पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो वजन को लग के और लगन के साथ कम कर पाते हैं। बहुत कम जी, लोग हैं ऐसे। तो फिर वो सर्जरी की बात आ जाती है कि भाई ओबेसिटी की सर्जरी कराओ। इसलिए जी, घर में बचपन से ही लोगों को फ्रूट्स, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ और जो भी खाना चाहे, अंडा है, अंडा दें। अंडे में सब कुछ होता है, पूरा न्यूट्रिशन है। फल का जी, जो सेवन है वो आप देखिए, केला भी खाइए, अमरूद भी हुँ, खाइए, सेब भी खाइए, संतरा भी जी, खाइए। बाकी आपने अगर महँगा वाला खरीद के खाना है, कीवी भी खाना है, कीवी खाओ, या बाहर से जो आजकल तो सारी दुनिया का फ्रूट भारत में मिल रहा है। न्यूज़ीलैंड का भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जी, का भी मिल रहा है, लेबनान का भी मिल रहा है। तो और हमारे देश का भी फ्रूट खूब मिल रहा है। तो मैं यही जी, कहूँगा कि अपने देश का जो है मौसम का फल कोई भी आ रहा है, उसको भरपूर उसका आनंद उठाइए। केला 12 जी, महीने आता है, केले में पूरी बिल्कुल, कैलोरीज़ होती हैं, तो दिन में 1 केला आप खा लीजिए, 2 खा लीजिए। हमने जी, तो जब हम हॉस्टल में थे, तो हम केले 1-1 दर्जन खा जाते थे, जी। जब कहीं सफ़र कंप्लीट करने फूड जाते भी थे। कहते हैं। हाँ, तो और केले में आयरन भी खूब होता है। केले जी, में बाकी न्यूट्रिशन भी होता है, साफ-सुथरा होता है, कोई मिलावट नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि जी, छिलका है ऊपर। तो उसमें कोई केमिकल भी नहीं लगा सकता, जी, कोई पेस्टिसाइड भी नहीं डाल सकता उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, जहाँ पे भी आपको लिफ्ट और सीढ़ियों का विकल्प है, वहाँ आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करिए। आज मैं देखता हूँ यंग बच्चे, लड़के लड़कियां एक एक दो दो मंजिल चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब आप कुछ करना ही नहीं, घर से निकले, स्कूटी में बैठ गए, फिर मेट्रो में बैठ गए, फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर बस में जी, बैठ गए। चलने की प्रक्रिया, साइकिल चलाने की प्रक्रिया, ये सब समाप्त जी, कर दी है। शहरों ने वैसे ही समाप्त कर दी, क्योंकि कोई साइकिल ट्रैक नहीं। जी, चलना भी चाहे लोग, साइकिल चलाना भी, लेकिन जहाँ-जहाँ लोगों को ये संभा है विकल्प, हम जी, जैसे वो रहते हैं जहाँ पे गुड़गाँव में, वहाँ पे अंदर सेफ है, साइकिल भी चला सकते हो, हुँ, पैदल भी चल सकते हो, खेल भी सकते हो। जी, तो बच्चों को अ, और कई बार माँ-बाप को लगता है साहब बच्चा पतला है तो साहब दुबला है और हुँ, ये तंदुरुस्त नहीं है। अरे वो बिल्कुल तंदुरुस्त है वो बच्चा, अगर खेल रहा है तो। बल्कि जी, मोटा बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, ये समझना पड़ेगा जी, लोगों को। और आज बच्चों में बिल्कुल, मोटापा बढ़ रहा है। इसमें कोई हुँ, संदेह नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि ना तो वो पीटी हो रही है जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी स्कूल में, ना कोई, सब बच्चे खेलते भी नहीं है कि कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई हॉकी खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या गिल्ली डंडा खेल रहा है या कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। तो जी, पहले हम लोग इस तरह से बहुत करते थे, तरह तरह के खेल थे। अगर मान लीजिए बड़े स्पोर्ट्स में नहीं कर रहे हैं, तो छोटे स्पोर्ट्स में आपस में छुपा छुपाई खेल लिया, उसी में बड़ी भाग दौड़ हो जाती थी शाम के टाइम। तो ये सब चीजें डालनी पड़ेंगी हमें, और खाना हमें संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन खा लीजिए। आप बर्गर खाना चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन खा लीजिए। लेकिन घर का जो खाना, जो आपका किचन है, बेसिकली वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो आपकी माँ बना के दे रही है, दाल, सब्ज़ी सब बैलेंस है उसमें। प्रोटीन भी जी, है, जी, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है, सब कुछ है उसमें। दही भी है, दाल भी है, और क्या चाहिए? बाकी जिसे नॉन-वेज खाना है, वो नॉन-वेज खाए। मैं तो डिस्करेज करता हूँ नॉन-वेज के लिए, क्योंकि नॉन-वेज इज़ ऑल्सो अनहेल्दी, और इतना एनिमल को मार के खाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ज अपना-अपना है वो मत है इसमें। तो आई थिंक सर मैं आपसे शाकाहार। यहाँ ये जी, पूछना चाहूँगी शाकाहार के लिए आप कह रहे हैं। जी, प्लीज़ कहिए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ शाकाहारी वीरेंद्र सहवाग थे, कितना-कितना जी, दूध पीते थे। वो वेजिटेरियन है वो, और जी, देखिए कितना खेले वो। तो ऐसा नहीं है, हमारे जितने पहलवान हरियाणा के हैं, सब नॉन-वेज सारे थोड़ी खाते हैं वो। दूध बिल्कुल। कितना-कितना दूध, 10-10 किलो दूध पी जाते थे, 5-5 किलो दूध। वीरेंद्र सहवाग ने तो कई प्रोग्राम्स में ये बात कही है।
तो ज़रूरी नहीं है कि तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको नॉन-वेज की आवश्यकता हो। ठीक है, अगर आप जी। खा लेते हैं, थोड़ा बहुत चिकन-फिकन खा लेते हैं, तो खा लीजिए, बट कोई ऐसा नहीं है कि बिना उसके आपका जीवन नहीं चलेगा। और हम सब हुँ। बैठे हैं आपके सामने, हमने तो जीवन में कभी नहीं खाया। अच्छा, अंडा खा लीजिए, अंडे में आपको फैट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगी, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलता है उसमें। सर, आपने एक बात की इस चर्चा में कि जो रिफाइंड शुगर है, वो भी जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, ये मैंने कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल, मतलब अगर हम बिल्कुल। कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी जाके हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। हम रिफाइंड शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी जाके बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। क्योंकि अब तक तो मतलब मैं भी यही सोचती थी कि शायद फैट ही जो है, चीज़ है या बटर है, नहीं, वही सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, या रिफाइंड ऑयल है, वही बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। शुगर से ऐसा बहुत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बनता है। एक्सेस, शुगर से बहुत कोलेस्ट्रॉल बनता है। क्योंकि शुगर डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब होता है शरीर में, और कहाँ जी। जाएगा एक्सेस शुगर? तो वो आपके लिवर में जाता है, लिवर में फिर वो फैट में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए जी। फैटी लिवर होता है हमको। ठीक है, चर्बी खाएँगे तो चर्बी भी जाएगा, लेकिन हुँ। और फैट भी आवश्यक है शरीर के लिए। ये हमारा कतई मेरा नहीं, मंतव्य गुड नहीं और है, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात भी होती है ना वो सर, तो शरीर क्या होता बनाएगा। है गुड और बैड? गुड बैड कोलेस्ट्रॉल तो शरीर बनाएगा, और वो जी। शरीर बनाएगा आपके खाने की आदतों के हिसाब से। अगर आप अच्छा। रिफाइंड जी। शुगर नहीं खा रहे हैं, तो जो आप फैट खा रहे हैं, और वो अगर वो ट्रांस फैट नहीं है, वो सैचुरेटेड फैट नहीं है, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जमा होगा आपके शरीर में बनेगा, और वो आपको नुकसान नहीं देगा। ट्रांस फैट में कौन-कौन सी फूड आइटम्स होती हैं जिसको आप मना कर रहे हैं ट्रांस फैट खाने तो से? यही जो आपके रिफाइंड ऑयल वगैरह जो होते हैं ना, चीज़, सैचुरेटेड, जैसे मेयोनीज़, पहले एक बड़ा रिफाइंड कॉमन ऑयल। ट्रेड नेम था एक डालडा करके, अब जी, पता नहीं जी, आता है कि नहीं आता। हम तो अब इस्तेमाल नहीं करते उसको, लेकिन जी, जो सरसों का तेल है, अगर वो आप उसमें कुकिंग करते हैं, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा महँगा होता है, लेकिन अगर आप केवल जी, कुकिंग में थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करिए उसको। अच्छा, फिर जो ये कई बार हम लोगों के ढाबों पे हम देखते हैं ना, पकौड़े बन रहे जी, हैं, धड़ाधड़ लोग खा रहे हैं। अब वो जो जी। तेल है, वो तेल सुबह से शाम तक उबलता है। बिल्कुल, ग्रीस बन जाता है। वो जो तेल है बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खतर जी, इसलिए लोग ये भी बहुत ध्यान रखें कि जहाँ समोसा खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं खड़े होके, ढाबों पे या कहीं पे भी, इसका बहुत ध्यान रखें। जी। क्वालिटी ऑफ दोज़ पकोड़ाज़ एंड समोसा शुड बी, वो अच्छी होनी चाहिए, और वो ऐसी नहीं हो कि लोग सुबह से शाम तक के तेल में बना हुआ सामान खाएँगे, तो फिर उससे नुकसान होगा। जी। सर, जब अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें और जब ब्लड रिपोर्ट आती है जिसमें एलडीएल की बात होती है, एचडीएल की बात होती है, बॉर्डर लाइन हाई की बात होती है, अबव बॉर्डर लाइन हाई की बात होती है, तो इनके क्या-क्या असर हैं? मान लीजिए अगर मैं अपना इसमें कोलेस्ट्रॉल चेक कराऊँ और इसमें उसमें फिर मेरे को आपको रिपोर्ट में आए कि मेरा बॉर्डर लाइन हाई है और मेरा एक लेवल से बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? और मुझे क्या-क्या अपनी डाइट से हटा देना चाहिए और क्या-क्या शामिल कर देना चाहिए? इसके लिए फिर आपको आप एक स्पेशलिस्ट से परामर्श करना पड़ेगा। डायटीशियन से मिलिए, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, वो बताएँगे जी, खाने में क्या-क्या चीज़। नाश्ते आपसे पूछेंगे नाश्ते में आप क्या खाते हो? वो पूछेंगे दोपहर को लंच में क्या खाते हैं आप? शाम को खाने में क्या खाते हैं? और उस हिसाब से फिर आपकी डाइट टाइट्रेट होगी कि आप अंकुरित खाइए जी, नाश्ते में, और कार्बोहाइड्रेट कम करिए, अपने कार्ब्स कम करिए। कार्ब्स जो है, अच्छा, गेहूँ अगर आप ज़्यादा रोटी खाने वाले हैं, 4-4 चपाती खा रहे हैं, तो वो कहेंगे भई चाय चपाती 1 कर दीजिए, हुँ, बाकी आप सब्ज़ी जी, का क्वांटिटी बढ़ाइए, दाल की क्वांटिटी बढ़ाइए, सब्ज़ी कम खाए, वो रोटी कम खाइए। तो ये, जी, और इसके लिए तो अब पूर्णिमा जी ये अलग से स्पेशलिस्ट बन गए हैं, लिपिडोलॉजिस्ट। विदेशों में तो जी, इस पर सलाह देने के लिए लिपिडोलॉजिस्ट, अगर आप चर्चा करना चाहेंगी तो मैं एक आपको नंबर और नाम दे दूँगा, उनसे किसी जी, दिन इसी पे लिपिड मेटाबॉलिज़्म पे जी। आप उनसे चर्चा कर लीजिए, बहुत उनका ज्ञान है इसमें। हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी हैं, जी, भारतीय हैं, जी, लिवरपूल बिल्कुल। में अ, हैं, उनका बहुत काम है कोलेस्ट्रॉल पे, और वो क्लिनिक करती हैं इसकी, लोगों को समझाने के लिए
कि कैसे, जो जी। आपका प्रश्न है ये कि एलडीएल ज़्यादा है या एचडीएल ज़्यादा है, कम है, कैसे इसको करना है, वो आपको बहुत विस्तार से और अच्छे से बता देंगी। सर मेरा एक सवाल आपसे रह गया कि कितना परसेंटेज फ्रूट सैलेड का हमारी पूरे दिन की डाइट में होना चाहिए हर उम्र के हिसाब से, अगर आप बता पाएँ? और नहीं, देखिए सैलेड तो आप जितना खा लें उतना कम है। आपकी 80%, आपकी 75% आपकी पूरे दिन में जो खा रहे हैं, आपकी 50% अपनी देखो आइडियल कितना है? मतलब इतना। आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, क्योंकि अच्छी बात ये होगी सैलेड अगर आप ज़्यादा खाएँगे, तो जी, बाकी जो नुकसान वाला खाना है वो आप कम खाएँगे। ऑलरेडी और लोग वो इसलिए पहले ही ये कम हो जाएगा। हाँ, जी, इसीलिए लोग, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने लंच में सैलेड का एक बड़ा-सा बोल लेके आते हैं, जी, कटा हुआ। उसमें खीरा भी होगा, उसमें ककड़ी होगी, उसमें सैलेड के पत्ते भी होंगे, उसमें गाजर भी होगी, मूली भी होगी। जी, तो अ, इसका तो कोई मेजर नहीं है, क्योंकि वो आप ज़्यादा खाएँगे तो जी, आप रोटी चपाती ऑटोमेटिक कम खाएँगे। दाल खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए, सब्ज़ी खा लीजिए, हो गया। हम लोगों का एक्चुअली बिना रोटी के खाना बनता नहीं है। मतलब हम भी लाइक करते हैं। तो आजकल हमने क्या किया है कि हमने जो, जैसे मैंने बताया ना, मिलेट वाला एक आटा है, जी, आशीर्वाद का, तो वो मँगवाना शुरू किया। और बाजरा की रोटी खाई अभी काफ़ी सर पिछले 2 महीने, तो वो उतना नुकसान नहीं करता, जो मोटा अनाज है। अब ये मोटा अनाज देखिए, अब मोटा अनाज कहलाया जा रहा है। जी, सबसे जब हम लोग छोटे थे तब उस समय गेहूँ महँगा होता था, जी, चना सस्ता होता था, आज चना महँगा है, क्योंकि सबको उसकी महत्वता समझ में आ गई, चने की क्या महत्वता है, चने में प्रोटीन होता है, इतना लाभकारी है चना। तो इसीलिए जब हम गेहूँ भी घर में पिसवाते हैं, तो उसमें चना मिला देते हैं गेहूँ में। 10 किलो गेहूँ में 1 किलो चना मिला दिया, तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। तो पूरा गेहूँ, जी, और गेहूँ तो सारा कार्बोहाइड्रेट है। फिर कुछ लोगों को उसमें जो वो होता है ग्लूटेन, उससे एलर्जी जी, होती है ना? बिल्कुल। तो हुँ, इसलिए सैलेड तो आप जितना अधिक मात्रा में, सैलेड और फ्रूट्स, उनको खाने में शामिल ही मत करिए, वो तो खाने के एक्स्ट्रा हैं, और वो खाएँगे आप तो बाकी खाना आप वैसे ही कम खाएँगे, जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। जी। तो अब पूरी चर्चा को अगर मैं सम अप करना चाहूँ, तो आपने बोला रिफाइंड शुगर हटाना है डाइट से, रिफाइंड ऑयल नहीं, ट्रांस फैट्स आपने मना किया, चीज़, मेयोनीज़ और ये जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर हैं, और आपने जिस तरह बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जाकर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिफाइंड बिल्कुल। शुगर है, वो भी जाकर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम जो खा रहे हैं, वो तो शरीर बनाता है, बैड या गुड। तो किस तरह वो बैड बनाता है और किस तरह वो गुड बनाता है? गुड वो तो कोलेस्ट्रॉल लिवर और बैड लिवर का कोलेस्ट्रॉल? काम है। अगर ज़्यादा आप रिफाइंड शुगर खाएँगे तो लिवर फिर क्या करेगा? उसे तो परिवर्तित करना है ना, तो कुछ उसमें से लिवर में जमा हो जाएगा, कुछ बाकी जगहों पे जमा होगा जाके। फिर वो कुछ धमनियों में जमा हो जाएगा, जो बहुत एक्सेस होगी। अच्छा, कई बार ये जी, जेनेटिक, तो जैसे ये मैंने बात बताया। एक्सेस की है, मात्रा की है, कि मतलब हाँ, आप बिल्कुल, ज़्यादा खा रहे हैं बिल्कुल, तो वो कोलेस्ट्रॉल में ही कन्वर्ट होगा। बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं बिल्कुल। खाना, चाहे कार्ब हो, चाहे शुगर हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो। संतुलित संतुलित आहार आप करेंगे, और जो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है, क्या चीज़ जी, कब खानी है, क्या चीज़ कैसे खानी है। अच्छा, कई बार लोग चबाते नहीं हैं ठीक से, जल्दी-जल्दी खाते जी, हैं, वो भी नुकसान करता है, क्योंकि जो हमारे सलाइवा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सलाइवा खाने जी, में मिक्स होना चाहिए। सलाइवा भी 1 लीटर बनता है, जो हमारे मुँह में कहते हैं ना पानी आ गया, जी, तो वो सलाइवा जो है 1 लीटर बनता है 24 घंटे में। सॉरी। जी, जी, फिर जी, वो जो हम चबाते हैं खाना, उसमें वो सलाइवा मिल जाता है। फिर स्वॉलो करने में हमें आसानी हो जाती है, उसको अंदर ले जाने में। तो सलाइवा भी डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी-जल्दी नहीं खाना चाहिए, खूब चबा के अच्छे से खाना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना कि अगर आप सॉलिड खाना खा रहे हैं, तो फिर उसको लिक्विड बना लीजिए मुँह में, और अगर आप लिक्विड पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको सॉलिड की तरह धीरे-धीरे पीजिए। तो ये जी, कुछ ऐसी आदतें हैं, अगर आप शुरू से डाल लें बच्चे, तो बीमार कम पड़ेंगे या नहीं जी, पड़ेंगे। तो बेसिकली आयुर्वेद जो साइंस है, वो हमको
स्वस्थ शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, जी, इसकी सारी विज्ञान है ये आयुर्वेद। बिल्कुल। और उसमें सब कुछ बताया गया है कि दही कब खाना चाहिए, कितना अगर नाश्ते में दही लेते हैं तो उसका क्या शरीर पे असर है, लंच में खाते हैं जी, उसमें क्या असर है, डिनर में तो वो लोग रिकमेंड करते ही नहीं है कि आप दही खाइए, तो उसके कारण होंगे उनके। अच्छा, पानी भी कैसे पीना है, धीरे-धीरे पीना है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, तो हर चीज़ की उसमें एक कारण है। और उस कारण को चूँकि हम नहीं समझते, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भई ये क्या है सब? तो मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को इस अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए हम सबको, जी, स्वास्थ्य पे। और अगर बचपन से ही इस तरह की हम घरों से एक संस्कार सब में डाल दें बच्चों में, जी। तो और मैं ये नहीं कहना कि आप पिज़्ज़ा मत खाइए, मुझे भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, हुँ, लेकिन वो हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार हम खाते हैं, बच्चे हफ्ते में 2 बार खा लें, 1 बार खा लें। लेकिन लेकिन आजकल क्या चलन पूर्णिमा जी हो गया है, बच्चे जी, प्रतिदिन, मेरे पे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं साहब ये हर वक़्त ये बाहर से मँगाने की फिराक में रहता है मेरा बेटा। और अच्छे बड़े-बड़े बच्चे हो गए ये, 19-19, 20-20 साल के, कि घर का खाना ही खा के राज़ी नहीं है। तो ये जो एक कल्चर पैदा हो गया है, ये बहुत नुकसान कर रहा है। और इसीलिए जो आज किसी ने वीडियो बनवाया था मेरे से कि लोगों में इतने युवाओं में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? कोई बैठे-बैठे स कोलैप्स हो रहा है, कोई डांस जी। करते-करते कोलैप्स हो रहा है, ये वीडियोज़ आ रहे हैं हुँ, सामने, यंग एज में हार्ट अटैक, तो उसकी ये कारण है ये। क्योंकि देखिए, कमर्शियली कोई भी चीज़ आप मँगवा रहे हैं, क्वालिटी की, गुणवत्ता की आप कैसे उसमें गारंटी देंगे? वो क्या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़, क्योंकि वहाँ तो मैस प्रोडक्शन हो रहा जी, है, तब हुँ, उसमें गुणवत्ता तो कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। घर में बिल्कुल। जो आपकी माँ बना रही हैं, वो तो आपको सबसे अच्छा बना के दे रही हैं। हुँ। तो ये समझना हम लोगों को होगा, और ये जी, तो जल्दी आपने समझ बहुत जितना जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है ये। आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई कि 35-40 तक अगर आप डाइट पर ध्यान देंगे तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो मतलब जो अंगों को डैमेज होना था, वो काफ़ी हद तक हो चुका होगा शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल। और वो शायद उतना रिपेयरेबल ना हो, उस उम्र के बाद। जितना अगर हम शुरुआत से ही बचपन से डाइट अगर हम अच्छी रखें तो वो डैमेज होगा ही नहीं। और जिस तरह आपने बताया कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं, सिर्फ हार्ट की बात नहीं है कोलेस्ट्रॉल में, लिवर की बात कर रहे हैं आप, किडनी की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, हर ऑर्गन को डैमेज करता है अगर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में अगर बढ़ता जा रहा है तो। और कुछ डाइट ऐसी होती हैं जैसे कहा जाता है कि नहीं लहसुन खाइए या हल्दी कच्ची खाइए। क्या उससे ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाए? ज़रूर इनका ज़रूर शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो लहसुन है उसका भी, अदरक का भी, हल्दी का भी। हल्दी तो बहुत लाभकारी है। जी। जितने भी मसाले हैं हमारे, धनिया है सूखा, जी। या हमारा जीरा है ना? हुँ, हुँ। तो मसाले तो सभी शरीर के लिए लाभकारी है। अगेन फिर से मैं दोहराऊँगा कि संतुलन में कुछ भी करेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली। जी। लेकिन हाँ, वही क्वांटिटी बहुत, कम होनी चाहिए। जी। मतलब अब बहुत हुँ। मसाले वाला खाना आप खाएँगे तो फिर एसिडिटी होगी, फिर आपको जी। रिफ्लक्स का समस्या पैदा हो जाएगी। दूसरा हुँ, एक हुँ। और आवश्यक बात है जो हमने नहीं छुआ, ये जी। रात को लोग 10 बजे खाना खाते हैं और साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, या 11 बजे सो जाते हैं। जी। ये जो आदत है ये बहुत हानिकारक होती है। आप खाना और सोने में कम से कम 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो इसीलिए हुँ। अर्ली डिनर हमारे आयुर्वेद में क्यों कहा है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं, सूर्यास्त पे खाली। जैन लोग क्यों करते हैं ये? इसमें साइंस सूर्यास्त है, के बाद इसमें जी। विज्ञान है। वो लोग कीटाणुओं की वजह से भी करते हैं। अच्छा, पहले कोई बिजली तो होती नहीं थी उस समय, जब ये बताया गया था कि हुँ। भई आप अंधेरा होने से पहले सूर्यास्त भोजन के नहीं बाद करें। भोजन नहीं करना 5-6 चाहिए। मिनट के लिए, अच्छा ये हुँ, बात हमने देखी है, अमेरिका में हुँ, आज भी अधिकतर हुँ, लोगों का जो डिनर है, हुँ। वो 6-7 बजे तक हो जाता है। वहाँ तो कोई आयुर्वेद अर्ली नहीं है। डिनर। जी।
नहीं, वहाँ तो बिल्कुल। 6-7 बजे तक वेस्टर्न डिनर। कंट्रीज़ में हाँ, हाँ, अर्ली फिर वो डिनर के कॉन्सेप्ट। बाद तो उनको अगर कुछ लेना है, छोटा-मोटा ड्रिंक व्रिंक वो लेना है, तो लें, जी। अदरवाइज़ दैट्स ऑल। या हमारे यहाँ चलन है दूध पी लो 1 कप, उसके बाद हुँ, 9 बजे करीब आप दूध ले लीजिए। अगर आपने 6-7 बजे खाना खा लिया है, जी, तो 9 बजे 1 कप दूध ले लीजिए और फिर आप 10 बजे सो जाइए। कम से कम आपको 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, अच्छी नींद मिलनी चाहिए। वो भी जी। शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हुँ, और व्यायाम, फिज़िकल एक्टिविटी, उसके विकल्प ढूँढिए कि कैसे आप अलग से टाइम निकालें या जो आपकी दिनचर्या है उसी में उसको शामिल करें। चलना, सीढ़ी चढ़ना हुँ। और जो भी व्यायाम आप कर सकते हैं वो करें। सर, मैं व्यायाम के लिए आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब हम अपने शरीर की मान लीजिए हाथ की, पैर की योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है? क्या होता है शरीर के अंदर जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं तो? बिल्कुल एक्टिवेट होता है। व्यायाम करने से बिल्कुल इम्यून सिस्टम स्टिमुलस मिलता है इम्यून सिस्टम को। अच्छा जी, भोजन करने से हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलस मिलता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे बहुत ऋषि मुनि जिनकी उम्र बहुत हुई, कितना अ, अनुशासित उनकी जीवन शैली रहती है। जी, अगर उनकी नहीं रहती है कुछ लोगों की उनमें से भी, तो वो भी बीमार पड़ते हैं। तो जी, इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली का होना, उसमें सभी कुछ आता है, उसमें जी। आपका व्यवहार भी आता है। कहते हैं ना, जो स्ट्रेस आचार लाइफ़ है, बहुत तनाव बड़ी आचार भरी ज़िंदगी। आचार, विचार, व्यवहार और आहार, ये जी, इन सब का सम्मिश्रण जो है, वो आपको स्वस्थ बनाता है। और स्वस्थ शरीर को जी, स्वस्थ रखने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम नहीं करना है, केवल जी। संतुलन बना के रखना है। हुँ, बिल्कुल। और जो कहते हैं कि आपने अच्छी डाइट ली, आपने एक्सरसाइज़ की, आपने अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखा, लेकिन अगर आपने तनाव ले लिया, तो क्या इन सब पर भारी पड़ जाता है? तो वही मैंने कहा ना, आचार, विचार विचार, है जी, ना? क्यों तनाव ले रहे हो भई? किस बात का तनाव है? क्या जी, आप जो काम कर रहे हैं उसको आप एन्जॉय नहीं कर रहे? जी, वो आप नहीं करना चाहते हैं? तनाव किस बात का है? मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ, लोग तनाव की बहुत बात करते हैं कि साहब तनाव हो रहा है। अरे भई, अगर आप अपना काम एन्जॉय नहीं कर रहे तो आप वो काम बदल लीजिए फिर अपना। कुछ और करिए, जिसमें आपको अच्छा लगे, आपको खुशी हो। अब मुझे आप 10 ऑपरेशन रोज़ कर दे दो करने के लिए, मुझे खुशी, मैं प्रसन्न हूँ, मैं करूँगा खुशी से। जी, मैं नहीं कहूँगा किसी से भी शिकायत कि यार इतना काम करना पड़ रहा है मेरे को। हुँ, मुझे उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो जी, तनाव तो तब होगा जब आप जो काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, किसी भी वजह से, तो तनाव होना चाहिए। तो इसलिए तनाव का तो मैं समझता हूँ कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, अगर हम वो कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो फिर आपको मानसिक तौर पे समस्या होगी। तो ये देखिए कि आपका मन क्या कहता है करने को, वो करिए। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपने बहुत विस्तार से कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी सारी बातें हमें बताई। किस तरह का हमारा फूड होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए क्या रिस्क हैं, क्या डाइट हम लेते हैं और जो किस-किस तरह की डाइट है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, ट्रांस फैट्स है, किस तरह जाके वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए जाएँ। आपने बताया कि हमें बीएमआई अपना देखते रहना चाहिए और जिस तरह आप हमेशा चर्चा में कहते हैं कि 1 किलो ज़्यादा वज़न भी शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता है। हर 1 किलो, एवरी केजी एक्स्ट्रा ऑन योर बॉडी इज़ इन अ वे हार्मिंग योर बॉडी। एवरी एक्स्ट्रा केजी। किसी का 10 किलो है, किसी का 5 किलो है, किसी का 15 किलो से ज़्यादा है। शायद जितना आदर्श वज़न होना चाहिए, बीएमआई जो आप बता रहे हैं, वो देखना चाहिए। हाइट, ऐज और उनका कितना वज़न है, उम्र कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमें अपने देखते रहने चाहिए और डाइट का आप कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके फल और सलाद खाएँ ताकि बाकी जो कुक्ड फूड है उसको खाने की जगह थोड़ी कम रह जाए। और बिल्कुल, जी और व्यायाम की आपने बात की कि हमें एक्सरसाइज़ करती रहनी चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज़ करें, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो अपना
उस तरीके से करें। तो और आपने रिस्क कई बताए कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो किस तरह से वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता है और इम्यून सिस्टम को नुकसान तो पहुँचाता ही है। हर तरह की बीमारी हो सकती है वाइटल ऑर्गन्स की, सिर्फ हार्ट से जुड़ा नहीं है कोलेस्ट्रॉल का मसला, ये किडनी से भी जुड़ा है, लिवर से भी जुड़ा है, ब्रेन से भी जुड़ा है, स्किन की आपने बताई कि स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो सब तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। आपकी कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर एनसी मिश्रा? जीवन में संतुलन बना के रखें, जीवन में वो काम न करें, वो कार्य न करें जिससे आपको मानसिक तनाव हो। जी, बस बड़ा सिंपल रखिए जीवन को, कॉम्प्लिकेट मत जी। करिए। और हुँ, अगर किसी को सॉरी बोलना है, बोल दीजिए, खत्म करिए बात को वहीं की वहीं, नहीं तो जी। रात को नींद नहीं आएगी, फिर कहोगे नींद नहीं आई मुझे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें कई बार हम लोगों को अपने तजुर्बे से आती हैं, लेकिन अगर आप दूसरों से जी, सीख लें इसमें, तो सबसे अच्छा हुआ। और जी। मैं हमेशा कहता हूँ विकल्प देखिए सीढ़ी चढ़ने का, नॉट लिफ्ट पे जाने का, हुँ, जी। चलने का। जितना चल सकते हैं, हुँ, उतना चलें, उससे नुकसान नहीं होगा, न चलने से नुकसान होगा। जी। तो इस चर्चा के लिए और हमारे व्यूअर्स को स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जो कि आपके तजुर्बे से आई है और उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक लंबा वक़्त दिल्ली के एम्स में गुज़ारा है, आप वहाँ की डायरेक्टर रही हैं और तमाम सेहत से जुड़े पहलुओं पर आपसे बातचीत होती रहती है और जिस तरह आप हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एनसी मिश्रा। धन्यवाद। थैंक यू।